हेलो दोस्तों, आज हम लोग शुरू करते हैं हिंदी के जो नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन चल रहा था उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अभी तक जिन लोगों ने मेरा चैनल लर्न विथ वी के सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे वीडियो जो अपलोड होते हैं आप लोग को मिलते रहें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को मैक्सिमम लोग को शेयर करिए जिससे उनको हेल्प हो। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं वीडियो को। इसमें पहला क्वेश्चन है कि आध्यात्मिक शब्द का निर्माण किस उपसर्ग की सहायता से हुआ है। तो उपसर्ग क्या होता है, प्रत्यय क्या होता है, आप लोग को पता ही होगा। उपसर्ग जो है किसी शब्द के आगे लगकर अर्थ में परिवर्तन कर देता है, तो शब्द के आगे लगकर क्या कर देता है, अर्थ में परिवर्तन कर देता है। जैसे आध्यात्मिक ही है। आध्यात्मिक में हम लेते हैं कि आध्यात्मिक में क्या है, आध्यात्मिक में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। तो आध्यात्मिक में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, आदि उपसर्ग लगा हुआ है, प्लस आत्म है, प्लस इक। यहाँ पे क्या है, आदि क्या है, उपसर्ग, क्योंकि ये आत्म के आगे लग के जो है इसके अर्थ में परिवर्तन कर रहा है। और इक क्या है यहाँ पे, प्रत्यय है। इक क्या यहाँ पे प्रत्यय है। इक लगने की वजह से यहाँ पे अ जो है आ हो जाता है। इक प्रत्यय है और क्या आदि क्या है, उपसर्ग है। तो इसमें क्या हो गया, तो यहाँ कौन सी संधि हो रही है, यण संधि हो जा रही है। यण संधि जिसमें ई और अ मिलके क्या बनता है, ई प्लस अ मिलके क्या होता है, य हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है कि इत्यादि। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इत्यादि। आत्यात्मिक क्या हो रहा है, आत्यात्मिक। यहाँ पे क्या होगा, कौन सा उपसर्ग। अब क्वेश्चन क्या पूछा, उपसर्ग कौन सा लगा है। तो उपसर्ग कौन सा लगा हुआ है इसमें, अधि उपसर्ग लगा हुआ है। अब यहाँ पे अधि जो है इसका संधि विच्छेद कैसे होगा, अधि प्लस आत्म प्लस इक। तो इसकी वजह से इसमें जो है, इक की वजह से इसमें आ हो रहा है। और इसमें जो आत्मा, ये जो आदि है, इसमें कौन सी संधि होगी, यण संधि होगी। तो इस वजह से यहाँ पे संधि क्या हो रही है, आध्यात्मिक हो रही है। आध्यात्मिक में कौन से उपसर्ग है, अधि उपसर्ग है। और कौन सा प्रत्यय है, इक प्रत्यय है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भाषा में आकलन का अर्थ है। भाषा में आकलन का अर्थ है, हम भाषा का आकलन कर रहे हैं तो जाहिर से कि हमें क्या क्या होना चाहिए, भाषा का आकलन कर रहे हैं तो उसमें बहुत चीज़ें हमें देखनी पड़ती है। क्या होता है कि हम भाषा का आकलन का अर्थ, भाषा प्रयोग की क्षमता, मतलब हम भाषा प्रयोग की क्षमता कितना सही कर रहे हैं, मतलब भाषा सीखने के लिए हमें इस संबंध में क्या जरूरी होता है। जैसे हम जैसे हम बच्चे प्राइमरी स्तर पे भाषा का आकलन कर रहे हैं तो उस आकलन क्या करेंगे, उस भाषा का प्रभावी रूप से उस बच्चा प्रयोग कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। तो उसमें हम उसके क्या करेंगे, सहज, कल्पनाशील, प्रभावशाली और व्यवस्थित ढंग से प्रयोग कर सकें, इस तरह से उसका आकलन करेंगे। भाषा को प्रभावी बनाने के लिए सही शब्दों का प्रयोग करें। जो बच्चे होते हैं उनको सही शब्द का प्रयोग करें। और जरूरी जो भाषा कौशल होता है, पढ़ना लिखना सुनना बोलना, इनके जो चारों कौशल होते हैं ये जो एक क्रम में विकसित हो सकें। तो इस अर्थ में हम लोग जो है भाषा का आकलन करते हैं। तो भाषा का आकलन का क्या अर्थ हो जाएगा, भाषा के प्रयोग की क्षमता का आकलन। तो हम लोग यहाँ पे प्राइमरी स्तर पे क्या करेंगे, भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन, उनकी बातें जो स्पष्ट हो और मतलब अगले को समझ में आ जाए, ऐसी भाषा का क्षमता, उनके प्रभावी रूप से कौशल को, जो चारों कौशल होते हैं वो सीख सकें। तो भाषा आकलन का अर्थ यही होता है। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ए सही हो गया। बच्चों के लेखन क्षमता का आकलन करते समय सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं। बच्चों के लेखन क्षमता का आकलन करते समय आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं। तो अगर प्राइमरी स्तर पर लेखन क्षमता का हम आकलन कर रहे हैं, तो बच्चे को क्या आना चाहिए कि वह अपने बातों को, अपने जो विचार हैं उसके जो अभिव्यक्त हैं, जो मौलिक विचार हैं, जो कल्पनाएं हैं उसके, वो अपने टूटी फूटी भाषाओं को अपने व्यक्त कर सके, अपने आप को प्रेजेंट कर सके, तो अपनी भाषाओं को लिख सके। तो उसमें क्या होगा कि उसके जो विचार तत्व हैं उसे हम महत्व देंगे। और शुद्ध वर्तनी का जैसे जैसे उसके अंदर जब अपने व्यक्त करने की क्षमता आएगी, धीरे धीरे वो शुद्ध ग्रामेटिकली शुद्ध लिखना लिखेगा, सुंदर लिखने का व्याकरणिक ज्ञान होगा। जैसे जैसे क्षमता विकसित होगी वो वैसे वैसे उस चीज़ों को कर लेगा। ये जो होता है अपर प्राइमरी में जो विशेष महत्व होता है इन तीनों का। और इसमें विचार, हम जब प्राइमरी पे होते हैं तो उसके विचार तत्व को महत्व देते हैं, क्योंकि वो अपने मौलिक जो सोचता है उसी को लिखने की कोशिश करता है, आड़ी तिरछी रेखाओं से वो लिखने की कोशिश करता है।
तो हम उसके विचार को महत्व देखेंगे, ना कि सुंदर लेखन को, शुद्ध वर्तनी को, व्याकरण ज्ञान को। हम उसके विचार, उसने क्या लिखने की कोशिश की, हम उसके विचार को महत्व देंगे। तो प्राइमरी स्तर पर लेखन क्षमता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होगा? बच्चों की लेखन क्षमता का आकलन करते समय सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानेंगे? विचार तत्व को मानेंगे। किसे मानेंगे? विचार तत्व को मानेंगे। बच्चे अपनी जन्मजात, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चे अपनी जन्मजात भाषा अर्जन क्षमता के सहारे परिवेश में मौजूद भाषा अर्जित करते हैं। यह कथन किसे महत्व नहीं देता है? मतलब बच्चे अपने जन्मजात भाषा अर्जन क्षमता, कहा गया ना, बच्चे चौमस्की ने कहा है बच्चे जन्मजात भाषा अर्जन की क्षमता रखते हैं। तो इसमें परिवेश में मौजूद भाषा अर्जित करते हैं। तो हम लोग ऑप्शन पढ़ते हैं, समृद्ध भाषा परिवेश को, भाषा नियमों में परिवर्तन को, और नहीं देता है, हमें देखना है भाषा नियमों में विस्तार को, भाषा अनुकरण करने को। तो जब इनके पास भाषा जन्मजात क्षमता होती है तो हम अनुकरण नहीं कर, अनुकरण गलत हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि अनुकरण करके कोई चीज़ सीखना और जन्मजात क्षमता पे तब अलग हो जा रहा है दोनों चीज़। तो जन्मजात क्षमता जब है तो अनुकरण के माध्यम से नहीं सीखेगा, तो इसमें क्या गलत हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। और बाकी तीन, समृद्ध भाषा परिवेश भी महत्व देता है अर्जन करने की क्षमता में, और भाषा नियमों में। समृद्ध भाषा परिवेश जो होता है कि इसमें जिस हिसाब से बड़े बोलते हैं उसी हिसाब से बच्चा उनको देख के सीख जाता है, मतलब वो उस परिवेश में जन्मजात क्षमता उनके सीखने की होती है, वो सीख जाते हैं उस भाषा को। भाषा नियमों में परिवर्तन भी होता है, भाषा नियमों में विस्तार, ये सब विशेषताएं होती हैं भाषा अर्जन की क्षमता में। लेकिन भाषा अनुकरण करना है, ये गलत हो जाएगा। तो इसमें राइट नहीं देना है, तो इसमें क्या सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि बच्चे अपनी जन्मजात भाषा अर्जन क्षमता के सहारे परिवेश में मौजूद भाषा को अर्जित करते हैं। बच्चे अपनी जन्मजात भाषा अर्जन क्षमता के सहारे परिवेश में मौजूद भाषा को अर्जित करते हैं। तो इनमें जो महत्वपूर्ण होता है भाषा विकास की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण बातें होती हैं, उसमें क्या होता है? समृद्ध भाषा परिवेश होती है, समृद्ध भाषा परिवेश होता है, भाषा नियमों में विस्तार होता है, और भाषा नियमों में परिवर्तन होता है, विचारों की अभिव्यक्ति होती है, विचारों की अभिव्यक्ति होती है, अभिव्यक्ति होती है, अभिव्यक्ति होती है। तो विचारों की अभिव्यक्ति होती है, तो इसमें क्या हो जाएगा? भाषा अनुकरण जो है गलत हो जाएगा। तो इसमें किसका महत्व नहीं देता है? भाषा अनुकरण को नहीं देता है। तो इसमें क्या सही हो जाएगा? फोर्थ, डी वाला सही हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर कौशल का विकास। अब प्राथमिक स्तर पर भाषा कौशल का विकास क्या होता है? प्राथमिक कौशल पर भाषा विकास साध्य है, संभव नहीं है, कठिन है, साधन है। तो भाषा कौशल का विकास कठिन है, ये गलत हो जाएगा, साधन है, ये भी गलत होगा, संभव नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। तो क्या होता है? प्राथमिक स्तर पर भाषा कौशलों का विकास साध्य है। क्यों है? क्योंकि वास्तव में प्राइमरी पर केवल भाषा की शिक्षा प्रदान की जाती है। मतलब हम जो प्राइमरी लेवल पर बच्चे को सिखाते थे उसमें क्या होता है, उनको हम केवल भाषा का ही ज्ञान देते हैं, भाषा के माध्यम से ही सिखाते हैं। उनके जो बुक्स होते हैं उसमें भी भाषा का केवल प्रयोग होता है। उनके अनुभवों, कार्यों एवं विचारों को सफलतापूर्वक एवं सरलतापूर्वक व्यक्त कर सकते हैं। वो अपने विचारों को, जो बालक होते हैं, अपने अनुभवों एवं कार्यों एवं विचारों को सफलतापूर्वक एवं सरलतापूर्वक व्यक्त कर सकते हैं। उसके माध्यम से अपने विचार को जो व्यक्त करते हैं, अपने अनुभव को व्यक्त करते हैं, तो हम उन्हें शुरुआती स्टेज प्राइमरी में जो हमको भाषा का ही ज्ञान देते हैं, तो क्या होता है? साध्य होता है। तो इसमें क्या होता है? साध्य होता है। क्या होगा? साध्य होता है, जिससे ये दूसरों के विचारों को समझ सकें। हम प्राइमरी स्टेज पे कार्य करते हैं, भाषा कौशलों का विकास साध्य है। हम जो जैसे कि वो अपने अनुभव, कार्यों, विचारों को सफलतापूर्वक एवं सरलतापूर्वक व्यक्त कर सकें, तो क्या होगा? साध्य है। भाषा कौशल, प्राथमिक स्तर पर भाषा कौशल का विकास साध्य है। याद रखिएगा इसको, विशेष तौर पे साध्य है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण गतिविधि है। प्राथमिक स्तर पर बच्चे की मौखिक अभिव्यक्ति, अब मौखिक अभिव्यक्ति जो प्राथमिक स्तर पर बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा जितना हम उससे बात करेंगे, उससे बोलेंगे। जो भाषा कौशल सीखते हैं बच्चे, अक्सर जब प्राइमरी में आते हैं तो सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा ही सीखते हैं। वे आपस में बात करते हैं या हम उनसे बात करते हैं, जिससे वो उस लैंग्वेज को सीख जाते हैं धीरे धीरे, उसमें सीखना उनको आसान होता है। तो वो क्या करते हैं? मौखिक अभिव्यक्ति का विकास की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि क्या है? हम जब उनका मौखिक विकास कर रहे हैं, उनका मौखिक अभिव्यक्ति का विकास कर रहे हैं, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो कहानी को ज्यों का त्यों दोहराना, कहानी को सुनकर चित्र बनाना, कहानी सुनकर शब्दशः लिखना, कहानी सुनकर अपनी भाषा में कहना। तो कहानी सुनकर अपनी भाषा में कहना। तो अब हम मौखिक अभिव्यक्त कर रहे हैं तो लिखना तो नहीं होगा, लिखना नहीं होगा। फिर मौखिक अभिव्यक्त कर रहे हैं हम, सुनकर चित्र बनाना, ये भी गलत हो जाएगा। ज्यों का त्यों दोहराना, अब कहानी हम कोई सुन रहे हैं और उनका हमें मौखिक अभिव्यक्त करनी है। मौखिक अभिव्यक्त मतलब हम उनके भाषा कौशल को, मतलब जो अभिव्यक्त करेंगे उसको प्रभावी ढंग से बनाएं, मतलब वो अपने शब्दों में अपने विचारों को व्यक्त कर सके। अब कहानी को ज्यों का त्यों सुनाने के लिए कहेंगे तो उसमें कोई वो मौलिकता नहीं होगी, मतलब वो अपने विचारों को उसमें ऐड नहीं कर पाएगा, अपने हिसाब से कहानी नहीं सुना पाएगा, अपने आप को व्यक्त नहीं कर पाएगा।
टीचर का नकल करने की कोशिश करेगा, जो कहते हो वो देने की कोशिश करेगा। तो इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसमें होगा कहानी सुनकर अपनी भाषा में कहना, मतलब उसको हमने कहानी सुनाई, अब उसे हम कहें कि कहानी के तुम सुनाओ, वो अपने हिसाब से जो भी उसको कैरेक्टर याद होगा वो अपने हिसाब से सुनाएगा, अपने विचारों को अभिव्यक्त करेगा। उससे क्या होगा, उसके मौखिक अभिव्यक्ति, उसके जो प्रभावित बोलने की क्षमता होगी, जो अभिव्यक्त करने की क्षमता होगी, वो ज़्यादा डेवलप्ड होगी, क्योंकि हम उसे मौका दे रहे हैं कि वो अपने हिसाब से उस कहानी को सुनाए। इसमें क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। तो क्या ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इसमें इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कहानी को अपनी भाषा में सुनाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहली कक्षा में पढ़ने वाली रोशनी लिखते समय अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करती है। भाषा शिक्षक के रूप में आप इसे क्या करेंगे? तो इसमें क्या होगा, मातृभाषा वाले शब्द को लाल घेरा लगाएंगे, मातृभाषा वाले शब्द को हिंदी अनुवाद लिखेंगे, मातृभाषा वाले शब्द को स्वीकार करेंगे, रोशनी को समझाएंगे कि यह गलत है। तो एनसीएफ कहता है कि जो बच्चे होते हैं उनको जो है मातृभाषा को हमें स्वीकार करना चाहिए, हमें मातृभाषा में ही शिक्षा देनी चाहिए उनको शुरुआती स्टेज में। तो उनको जो है प्राइमरी स्तर पर जब है तो उनको जो है हम मातृभाषा के शब्दों को उनके प्रयोग करने के लिए मौका मिलना चाहिए। मातृभाषा जैसे अब हर बच्चा अलग अलग पृष्ठभूमि से अलग अलग संस्कृति से आता है, तो उसकी मातृभाषा अलग अलग होती है। वो आएगा सामाजिक अंतर करिएगा तो उसकी जो भाषा होती है, उसको जो सीखने की क्षमता होती है उससे बढ़ता है, उसको हम संसाधन के रूप में उपयोग कर सकते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा कि हम उसकी मातृभाषा शब्द को स्वीकार करेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, हम उसकी मातृभाषा शब्द को स्वीकार करेंगे। तो याद रखिएगा, मातृभाषा शब्द को हमें स्वीकार करेंगे। यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की सहज स्वाभाविक डिसलेक्सिया मौखिक अभिव्यक्ति में सबसे कम महत्वपूर्ण है। ये डिसलेक्सिया नहीं होगा। यहाँ प्राथमिक स्तर पर बच्चों की सहज स्वाभाविक मौखिक अभिव्यक्ति में सबसे कम महत्वपूर्ण है, मतलब बच्चा सहज तरीके से और स्वाभाविक तरीके से अभिव्यक्त करने में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या होगा, मतलब वो अपने हिसाब से बोलने की कोशिश। और प्राथमिक स्तर पर है तो हम उससे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो उसे हम शुद्ध उच्चारण, बोलने में आत्मविश्वास, मौलिक विचार, स्पष्टता। तो इसमें क्या सही हो सकता है, प्राथमिक स्तर पर है तो हम उसके जो है, तो उसमें जो होता है कि प्राथमिक स्तर पर हम उनके सबसे कम महत्वपूर्ण है, तो सबसे कम महत्वपूर्ण यहाँ पे ही मार्क करिएगा, सबसे कम महत्वपूर्ण है। तो आप जब भी क्वेश्चन को पढ़िए एक बार दो बार जरूर उसको पढ़िए, क्योंकि सबसे कम महत्वपूर्ण पूछा है। तो बोलने में आत्मविश्वास, मौलिक विचार, स्पष्टता। तो हम लोग स्पष्टता तो ध्यान देंगे कि वो स्पष्ट बोल सके, मौलिकता पर विचार करेंगे कि हाँ वो मौलिक विचारों को अपने अभिव्यक्त करे। प्राथमिक स्तर पर बच्चा अगर सहज स्वाभाविक मौखिक अभिव्यक्त करेगा तो हम उसके मौलिक विचार, मतलब वो कोई कहानी सुनाए वो अपने शब्दों में अपने हिसाब से सुनाए, अपने शब्दों में सुनाए, या कोई चीज़ हो उसको हम जितना ज़्यादा उसके शब्दों में बात करेंगे वो उतना ज़्यादा भाषा कौशल को सीखेगा। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये चारों कौशल जो होते हैं वो तेज़ी से सीखेगा। और हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि उसको ग्रामरली एकदम करेक्ट बोले कि हाँ यहाँ पे ग्रामर है लगा, यहाँ नहीं लगा, यहाँ आप लगेगा, यहाँ तुम लगेगा, तो ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। क्योंकि शुद्ध उच्चारण जो हो धीरे धीरे कौशल जैसे जैसे डेवलप्ड होगा वो सीख जाएगा कौशल में कि हाँ कहाँ आप लगेगा, कहाँ मैं लगेगा। तो इसमें क्या होता है कि शुद्ध उच्चारण सबसे कम महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि बोलने ये प्राइमरी स्तर पर स्पष्टता, मौलिक विचार और बोलने में आत्मविश्वास, ये तीनों प्राथमिक स्तर पर ध्यान देंगे। लेकिन शुद्ध उच्चारण पे मतलब कम महत्वपूर्ण है, उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। इसमें क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, शुद्ध उच्चारण ए सही हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का विकास सर्वाधिक रूप से निर्भर करता है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा विकास सर्वाधिक निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, भाषा विकास में सर्वाधिक रूप से निर्भर करता है। बच्चे जो होते हैं, अब यहाँ पे जो प्राथमिक स्तर हम लोग अक्सर पढ़ते आ रहे हैं कि बच्चे जो होते हैं भाषा अर्जन करने की जन्मजात क्षमता होती है, तो हमें उन्हें केवल परिवेश उपलब्ध करवाना होता है, इन्वायरमेंट उपलब्ध करवाना होता है कि बच्चा उस परिवेश में अच्छी अच्छी बातें सीख सके, वो अर्जन कर सके। तो हम परिवार और पास पड़ोस से बच्चा सीखता है, तो हमें इसमें क्या सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा प्राथमिक स्तर पर कि समृद्ध भाषाई परिवेश उपलब्ध कराए, जिससे वो अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सके, अपने विचारों तथा भावनाओं को अभिव्यक्त कर सके। तो उसे हम कैसा परिवेश उपलब्ध कराएंगे, समृद्ध भाषाई परिवेश उपलब्ध करवाएंगे। कैसा, समृद्ध, जिससे वो अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सके। भाषा में कठोरता पर, कठोर आकलन पर, भाषाई पाठ्य पुस्तक पर, भाषा की व्याकरणीय जानकारी पर। तो इसमें ये प्राथमिक स्तर पर व्याकरणीय नियमों को जानना बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं होता, भाषा की पाठ्य पुस्तक पर ये भी नहीं, क्योंकि बच्चा अभी प्राथमिक स्तर में इंटर किया है, अभी आया है, तो उसको हम क्या करेंगे, एक समृद्ध परिवेश उपलब्ध कराएंगे जिससे वो अपने अभिव्यक्त कर सके, अपने मतलब अपने भाषा का विकास करने में सर्वाधिक जो है निर्भर करेगा उसके समृद्ध
समृद्ध भाषिक परिवेश पर, तो हम उसको क्या ऐसा परिवेश उपलब्ध कराएंगे जिससे वो अपने मौलिक विचारों को, भावनाओं को व्यक्त कर सके, अपने कौशल का विकास कर सके इस माध्यम से। तो इसमें क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, समृद्ध भाषिक परिवेश पर। 10 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। वाले बच्चों को मुख्यतः लिखने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे हम लोग को फिल करना है, वाले बच्चों को मुख्यतः लिखने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो इसमें क्या होगा, डिस्ग्राफिया, यहाँ पे डिस्ग्राफिया है, डिस्ग्राफिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया, एफ्रेजिया, डिसलेक्सिया। तो डिस्कैल्कुलिया किसे कहते हैं, आप अक्सर मैथ के क्वेश्चन में पढ़ेंगे, मैथ के शिक्षण में पढ़े होंगे, गणना विकार, गणना विकार होता है। अफेजिया क्या होता है, अफेजिया में बोलने में असमर्थता होती है। अफेजिया में क्या होता है, बोलने में असमर्थता, बोलने में असमर्थता। और डिस्कैल्कुलिया में क्या होता है, डिसलेक्सिया में क्या होता है, डिसलेक्सिया में जो होता है पठन विकार होता है। डिसलेक्सिया में क्या होता है, पठन विकार, पठन विकार होता है। तो डिसलेक्सिया में क्या होता है, पठन विकार। अफेजिया में बोलने में असमर्थता, डिस्कैल्कुलिया में गणना विकार होता है। इसमें लिखने में कठिनाई किस में होगी, डिस्ग्राफिया। और लिखना किसे कहते हैं, ग्राफिया, ग्राफिया अक्सर पढ़ेंगे, कैलीग्राफी या ऐसे कुछ पढ़ेंगे, सुंदर लिखावट को क्या बोलते हैं, कैलीग्राफिया ऐसे कुछ बोलते हैं। तो उसमें ग्राफिया आ रहा है, तो इसमें ग्राफिया से आप लोग अनुमान लगाएंगे किसे, लिखने से, इससे कोरिलेट कर लीजिएगा। ग्राफिया, डिस्ग्राफिया मतलब लिखने से कठिनाई, डिस्ग्राफिया मतलब लिखने से कठिनाई, और डिस्कैल्कुलिया मतलब गणना विकार, अफ्रेजिया मतलब बोलने में असमर्थता, डिसलेक्सिया मतलब पठन विकार। तो इसमें क्या हो गया, इसका जो ऑप्शन है डिस्ग्राफिया, ये सही हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, डिस्ग्राफिया सही हो जाएगा, डिस्ग्राफिया, डिस्ग्राफिया सही हो जाएगा। फिर हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। अब प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है विषय सामग्री के माध्यम से केवल कठिन शब्दों के अर्थ जानना, दूसरे के विचारों को शब्दशः दोहराने मात्र की कुशलता का विकास, पद के द्वारा ज्ञान अर्जन और आनंद प्राप्ति में समर्थ बनाना। मतलब इसमें क्या पूछ रहा है कि प्राथमिक स्तर पर जो है, यहाँ पठन लिखा है, ये क्या है, पठन, पठन के द्वारा ज्ञान अर्जन एवं आनंद प्राप्ति में समर्थन बनाना, पठन के द्वारा ज्ञान अर्जन एवं आनंद प्राप्ति में समर्थन बनाना, विभिन्न साहित्यिक विधाओं की रचना और रचनाकारों के नाम याद रखना। तो प्राथमिक स्तर पर जो भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या हो सकता है कि मतलब हम उनको कहानी या रचनाकारों के नाम याद दिला दें कि हाँ बड़े बड़े कहानीकार और रचनाकार के नाम याद हो जाए, उनके इससे क्या होगा, उनके भाषा कौशल का विकास नहीं होगा, केवल रटंत विद्या हो जाएगी। पठन द्वारा ज्ञान अर्जन आनंद की प्राप्ति में समर्थ बनाना, दूसरों के विचारों को शब्दशः दोहराने मात्र की कुशलता, मतलब दूसरों के विचारों को शब्दशः मात्र दोहराने की कुशलता, उससे बच्चे को आनंद, मतलब वो पठन का जो आनंद होता है वो नहीं मिलेगा। विषय सामग्री के माध्यम से केवल कठिन शब्दों का अर्थ जानना, ये भी गलत हो जाएगा। तो इसमें 3 ऑप्शन गलत हो गए, 4 सही हो गया। पठन के द्वारा ज्ञान अर्जन एवं आनंद की प्राप्ति में समर्थ बनाना, तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। एनसीएफ 2005 में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एनसीएफ 2005 में भी कहा गया कि पठन पाठन जो होता है, पठन पाठन भाषा शिक्षण का महत्वपूर्ण अवयव होता है, जो स्कूली पाठ्य सूचनाओं और रटंत पाठों से इतने भरे होते हैं कि सिर्फ पढ़ने के लिए आनंद जो मिलना चाहिए वो छूट जाता है, कहीं दूर चला जाता है, मतलब जो आनंद मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है, केवल हम रटंत विद्या की तरफ भागते हैं। तो एनसीएफ ने कहा कि हम इस चीज़ को जो है, इस चीज़ से हमें पढ़ने का उद्देश्य क्या होना चाहिए प्राथमिक स्तर पर, तो उन्होंने कहा कि पढ़ने का उद्देश्य जो होना चाहिए उनको ज्ञान अर्जन एवं आनंद की प्राप्ति, मतलब वो जो चीज़ पढ़ें, अगर प्राथमिक स्तर पर उनकी जो क्षमता विकसित हो रही तो जो चीज़ पढ़ेंगे उन्हें आनंद, जैसे हम इसका पुस्तकों में जो है विभिन्न रंगतों को शामिल कर सकते हैं, मतलब पाठ्य पुस्तकों में जो विभिन्न जैसे गद्य पद्य कहानी संस्करण ये सब शामिल करके उनके भावात्मक चित्रात्मक रूप से उनको हम डेवलप कर सकते हैं, उसमें उनको आनंद मिलेगी। तो हर विधा के संकलन कर सकते हैं जिससे उनको आनंद की प्राप्ति हो, और हर विधा को समझने की कोशिश करेंगे प्राथमिक स्तर पर। तो भी इसमें क्या होता है कि उनको हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि भाषा शिक्षण का अगर हम कर रहे हैं तो उसमें क्या उद्देश्य होगा, उनका जो आनंद की प्राप्ति में समर्थ हो, ज्ञान अर्जन हो, इसमें सी सही हो जाएगा। इसमें क्या सही होगा, सी सही हो जाएगा। तो याद रखिएगा इसमें क्या सही होगा, सी सही हो जाएगा। पठन के द्वारा ज्ञान अर्जन आनंद की प्राप्ति में समर्थ बनाना, ये सही हो जाएगा। प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों में विषय वस्तु का फलक, जो विषय वस्तु का फलक होता है वो कैसा होना चाहिए, विस्तृत होना चाहिए, समाज उच्च होना चाहिए कि समाज होना चाहिए, उच्च होना चाहिए, विद्यालय होना चाहिए, विस्तृत होना चाहिए, अभिभावक होना चाहिए। तो प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों में विषय वस्तु का फलक विस्तृत हो, जिसमें समाज का सरोकार झलकता हो, तो क्या होगा कि जब हम पाठ्य पुस्तक हिंदी के भाषा सिखा रहे हैं तो उसमें क्या होगा कि
उसमें विस्तृत मतलब है कि उसके हम कई संस्करण, जैसे हिंदी के जो विधाएं होती हैं उसको हम शामिल करें, जैसे गद्य पद्य कहानी और संस्करण को हम शामिल करें। और समाज का सरोकार, बच्चे क्या होते हैं, अंतर सामाजिक अंतर क्रिया द्वारा सीखते हैं। तो जो हम समाज उनके इन्वायरमेंट के आसपास पड़ोस की कहानी को रिलेट करके उसमें शामिल करेंगे, तो जो समाज का सरोकार झलकेगा उसमें, तो उसमें बच्चा जो उससे को रिलेट करके उसको सीखने की कोशिश करेगा, तो उससे क्या उसको ज़्यादा समझ में आएगा। तो इसमें क्या होना चाहिए, विस्तृत और समाज से सरोकार झलकते रहे हैं। तो इसमें क्या ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से भाषा और बोली में। अब भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से भाषा और बोली में, और भाषा और बोली में क्या होता है, अंतर होता है, आंशिक संबंध होता है, आंशिक संबंध नहीं होता है, अंतर नहीं होता है। तो वैज्ञानिक दृष्टि से अंतर नहीं होता है, क्योंकि कोई भी भाषा, कोई भी बोली तब तक बोली जाती है जब तक वो किसी सीमित क्षेत्र में बोली जा रही है, किसी सीमित क्षेत्र में है तब तक वो बोली है। जब वो विस्तृत रूप से हो जाती है या उसको यूनिक बन जाता है, हर कोई प्रयोग करने लगता है, तो वो क्या हो जाता है, भाषा बन जाती है। तो इसमें कोई अंतर नहीं होता है। इसमें क्या होता है, कोई अंतर नहीं होता है। कोई भी भाषा बोली तभी तक बोली बनी रहती है जब तक वह साहित्य, धर्म और व्यापार या राजनीति के कारण महत्व प्राप्त न हो जाए। तो इसमें यही चीज़ होता है। तो सिंपल सा एक बोली अगर किसी विशेष क्षेत्र में बोली जा रही है, किसी एक विशेष क्षेत्र में बोली जा रही है, तो वो बोली कहलाएगी, कोई लैंग्वेज है। और फिर अगर वो विस्तृत क्षेत्र हो जा रहा है, मैक्सिमम लोग बोल रहे हैं और उसको एक तरह से ज़्यादा विस्तृत हो गया, तो उसको क्या बोलते हैं, भाषा बोलते हैं। तो क्या होता है, भाषा। इसमें अंतर नहीं होता है। तेरा क्या होगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुभाषिकता हमारी है, बहुभाषिकता, अब यहाँ पे देखिए बहुभाषिकता, यहाँ पे डैश डैश होगा, बहुभाषिकता हमारी के बाद यहाँ पे डैश डैश है भी है, और हमारी सभ्यता का अभिन्न अंग है। तो हमारी बहुभाषिकता क्या है हमारी, तो भारत क्या है, विविधताओं का देश है, इसमें अनेक तरह की भाषाएं बोली जाती हैं। तो क्या हो गया, बहुभाषिकता हमारी पहचान है एक तरह से। अगर हम भारत में हैं तो हमें क्या मिलेगा, पहचान। तो हमारी क्या पहचान है। और हमारी सभ्यता व संस्कृत का अभिन्न अंग भी है। क्या है, हमारी संस्कृत का अभिन्न अंग भी है। तो इसमें क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक 3 साल के बच्चे ने किसी से ऐसी विषय अच्छी तरह से बातचीत की। एक 3 साल के बच्चे से किसी ऐसे विषय पर अच्छी तरह से बातचीत की जा सकती है जो उसके दायरे के अंदर आता है। अब एक 3 साल का बच्चा है, तो उसके बारे में हम किसी विषय पर अच्छी तरह से बात कर सकते हैं। वो विषय क्या हो सकता है, तो बच्चा क्या है कि जैसे जिन पियाजे ने कहा था कि जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है, उसमें बच्चे के आयु जो होती है 3 वर्ष के होती है। तो पियाजे ने क्या कहा था कि जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, इस अवधि में बच्चा जो होता है वस्तु सामने उपस्थित न होने पर उसकी मानसिक छवि बना लेता है। तो इसमें क्या होता है, वस्तु स्थायित्व आ जाता है। इसमें पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में अगर वस्तु नहीं है फिर भी वो मानसिक मानसिक छवि बना लेता है, और वस्तु संबंधित बालक या सूचक शब्द का विकसित कर लेता है। वो एक तरह से उस वस्तु के बारे में बात कर सकते हैं। तो इसमें क्या हो गया, संज्ञानात्मक, संज्ञानात्मक दायरे के अंदर है। अगर बच्चा जान रहा है उस वस्तु को, तो क्या हो जाएगा, अगर 3 साल का बच्चा है तो वो अच्छी तरह से बातचीत किया जा सकता है। किसमें, संज्ञानात्मक, उसके दायरे में जो है वो जो जान रहा है। जैसे कोई वस्तु है उपस्थित नहीं उसके सामने, लेकिन उसको देखा है एक बार, यार उसको जान रहा है, तो उसके बारे में हम अच्छी तरह से बात कर सकते हैं 3 साल के बच्चे से। तो इसमें क्या होगा, संज्ञानात्मक दायरे के अंदर आता हो। इसमें संज्ञानात्मक दायरे के अंदर आता हो, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 16 क्या है, विश्व की सभी भाषाएं थोड़े फेरबदल से एक ही लिपि में लिखी जा सकती हैं। यह कथन आंशिक रूप से सत्य है, पूर्ण सत्य नहीं है, पूर्णतः सत्य है, भ्रामक है। तो इसमें क्या होता है कि पूर्णतः सत्य हो जाएगा। क्या होगा, पूर्णतः सत्य, क्योंकि विश्व की सभी भाषाएं थोड़े से फेरबदल के साथ एक ही लिपि में लिखी जा सकती हैं। क्योंकि अगर हम यहाँ पे राम को लिख रहे हैं, राम क्या है, हिंदी लैंग्वेज हो गई, हिंदी में लिख रहे हैं, देवनागरी लिपि में लिख रहे हैं। क्या किस में लिख रहे हैं, देवनागरी लिपि में लिख रहे हैं, राम देवनागरी लिपि में लिखते हैं। इसी शब्द को हम रोमन लिपि में कैसे लिखेंगे, रोमन लिपि में हम कैसे लिखते हैं, राम। तो हम क्या थोड़ा से हेर फेर करके इसको जो है कि थोड़ा सा जो है मौलिक रूप से
मतलब इसमें थोड़ा सा फेरबदल के, लेकिन शब्द क्या रहा, वही रहा। तो मतलब हम विश्व की सभी भाषाएं थोड़े से फेरबदल के साथ एक ही लिपि में, मतलब एक ही लिपि में लिखी जा सकती है। तो एक ही लिपि में लिखी जा सकती है, ये क्या है, पूर्णतः सत्य है। क्योंकि आप देखिए, राम देवनागरी लिपि में है, रोमन लिपि में भी क्या है, राम है। हम थोड़े से शब्दों के, थोड़ी सी सभी भाषा थोड़े से फेरबदल किए, हमने थोड़ा सा फेरबदल के इसमें राम को राम ही लिखे, उसकी जो भाषा रही वही रही। थोड़ी सी लिपि में परिवर्तन करके एक ही लिपि में हम लिख सकते हैं, पूर्णतः सत्य है। इसमें क्या 16 में क्या हो जाएगा, पूर्णतः सत्य है, पूर्णतः सत्य है। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा विकास के लिए जरूरी है कि समृद्ध भाषा का अन्य विषयगत शिक्षण युक्त में उपयोग किया जाए। उच्च प्राथमिक, अब यहाँ पे देखिए प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, जब भी आपके उच्च प्राथमिक लेवल के क्वेश्चंस होंगे उसमें जरूर लिखेगा उच्च प्राथमिक स्तर। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा विकास के लिए जरूरी है कि समृद्ध भाषा का व अन्य विषयगत शिक्षण युक्ति में उपयोग किया जाए। इसमें क्या हो जाएगा, भाषा विकास के लिए जरूरी समृद्ध भाषा का। तो इसमें क्या हो जाएगा, अब उच्च प्राथमिक पूछ रहा है कलात्मक साहित्य, भाषिक साहित्य, परिवेश भाषिक साहित्य कला। तो इसमें क्या हो जाएगा ऑप्शन सही। यहाँ पे जो है जरूरी है कि यहाँ पे जो है गैप था, यहाँ टाइपिंग एरर हो गया, और फिर अन्य के पास गैप था यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या भरा है, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा विकास के लिए जरूरी था। तो हम जो है उच्च प्राथमिक स्तर पर, तो उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा विकास के लिए जरूरी है कि भाषिक समृद्धि का भाषा साहित्य व अन्य विषयगत शिक्षण युक्ति में उपयोग किया जाए। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों में एक से अधिक भाषाई क्षमताओं की झलक मिलती है, एक से अधिक भाषाई क्षमताओं की झलक मिलती है। तो हम इसका प्रयोग जो है, इनका प्रयोग जो है साहित्य, सामाजिक विज्ञान, गणित जैसे अन्य विधाओं में किया जाना चाहिए। तो सामाजिक, गणित, अन्य विधाओं में किया जाना चाहिए। इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्या सही होगा, कलात्मक साहित्य, भाषिक साहित्य, परिवेश भाषिक साहित्य कला। तो इसमें क्या हो जाएगा, भाषिक साहित्य और भाषिक और साहित्य हो जाएगा। तो उच्च प्राथमिक बच्चों के भाषा विकास के लिए जरूरी है कि भाषिक समृद्धि का भाषा व अन्य साहित्य विषयगत शिक्षण युक्ति से उपयोगी हो। इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। थोड़ा सा टाइपिंग एरर है इसमें, लेकिन ऑप्शन बी सही होगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पुस्तकों में हिंदीतर भाषा को भी जगह मिलनी चाहिए। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा के पाठ्यपुस्तक में हिंदी भाषा को जगह मिलनी चाहिए। यह कथन औचित्य, इस कथन का औचित्य नहीं है। मतलब अगर ये कहा जा रहा है कि हिंदी इतर भाषा को मिलना चाहिए, तो इसका मतलब क्या नहीं है। हिंदी इतर भाषा में साहित्य से परिचित कराना, हिंदी इतर भाषा के साहित्य से परिचित कराना, हिंदी इतर भाषाओं की रचना शैलियों से परिचित कराना, हिंदी इतर भाषाओं के माध्यम से संवेदनाओं का विस्तार देना, हिंदी इतर भाषियों के आक्रोश को शांत करना। तो इसमें क्या औचित्य नहीं है, तो इसमें क्या हो जाएगा, आक्रोश को शांत करना, ये औचित्य नहीं है, कोई औचित्य नहीं है। हिंदी इतर मतलब हिंदी के इतर विषय जैसे अंग्रेजी, उर्दू, मराठी, मलयालम, ये सब लैंग्वेज, तमिल, ये सब को लैंग्वेज को शामिल करना। तो इसमें क्या हो गया, हिंदी इतर भाषियों के आक्रोश को शांत करना, ये उद्देश्य नहीं होता है। उसमें उद्देश्य क्या होता है कि हिंदी इतर जो भाषाएं उसके बारे में हम जान सकें, हम उसके भाषाओं की शैलियों से परिचित हो सकें, उसके माध्यम से हमें जो वहाँ की कहानियाँ उसके बारे में पता चल सके। तो हिंदी इतर भाषाओं को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य ये तीनों हैं। लेकिन क्या नहीं है, क्या उचित नहीं है, हिंदी भाषियों के आक्रोश को शांत करना, हिंदी इतर भाषियों का आक्रोश को शांत करना, ये गलत हो जाएगा। क्या औचित्य नहीं है, डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। विद्यार्थियों को पढ़ने में रुचि जगाने एवं भाषा ज्ञान में वृद्धि के लिए पाठ्यपुस्तक के अतिरिक्त, मतलब अगर विद्यार्थियों को रुचि जगाने, अब यहाँ पे देखिए उच्च लेवल की बात हो रही है, उच्च प्राथमिक, विद्यार्थियों को पढ़ने में रुचि जगाने एवं भाषा ज्ञान में वृद्धि के लिए पाठ्यपुस्तक के अतिरिक्त, अब उसमें रुचि जगाने के लिए और भाषा ज्ञान में वृद्धि के लिए हम पाठ्यपुस्तक के अतिरिक्त क्या कर सकते हैं, पाठ्यचर्या सहगामी क्रियाओं का अधिकाधिक आयोजित करना, समाचार पत्र पोस्टर का निर्माण करवाना चाहिए, पठन सामग्री विकसित की जा सकती है, शैक्षिक भ्रमण पर अधिकाधिक आयोजन किया जाना चाहिए। तो इसमें क्या हो सकता है, तो इसमें क्या हो जाएगा कि अधिकाधिक आयोजित किया जाना चाहिए, समाचार पत्र पोस्टर का निर्माण करवाना चाहिए, शैक्षिक भ्रमण के अधिकाधिक, हम ईवीएस, अगर ईवीएस की कोई क्लास होती तो उसमें जो शैक्षिक भ्रमण करवाते हैं अधिकाधिक, तो ये सही हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमें भाषा कौशल विकास करना, क्या हो जाएगा, पठन सामग्री को विकसित किया जाना चाहिए। इसमें क्या ऑप्शन सही हो जाएगा, सी, पठन सामग्री मतलब टीएलएम हो गया, या किसी और माध्यम से हम उनको जो है ज़्यादा से ज़्यादा सिखा सकें।
जैसे पत्र पत्रिकाओं, कहानी, कविता, निबंध आदि पुस्तक पढ़ने के लिए प्रेरित कर सकते हैं उनको हम। इसमें क्या हो सकता है कि अन्य सामग्री मतलब पत्र पत्रिका हो गई, पत्र पत्रिका, जिससे उसमें भाषा, उसके भाषा विकास में सहायता होगा। फिर इसमें क्या पढ़ सकते हैं हम, कहानी पढ़ सकते हैं, कविता पढ़ सकते हैं, जिसके माध्यम से अतिरिक्त पाठ्य सामग्री को पढ़ के उससे जो है भाषा विकास हो सकता है, रुचि जगा सकते हैं उसमें। तो इसमें क्या सही ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषाई आकलन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर उच्च प्राथमिक, देखिए जब भी उच्च प्राथमिक स्तर का क्वेश्चन पूछेगा तो उसमें हमेशा उच्च प्राथमिक लगा के पूछेगा। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई आकलन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो उच्च स्तर पर है बच्चा है, मतलब बालक उच्च स्तर की क्लास में है, और भाषाई आकलन की दृष्टि से मतलब भाषा का आकलन करने की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण क्या हो सकता है, कौन सा प्रश्न हो सकता है कि बसंत ऋतु में नीलकंठ के लिए आलीपर में बंद रखना, आलीपर में बंद रखना, ये हो सकता है आलीपर में बंद रखना असहनीय क्यों हो जाता है। लेखिका को नीलकंठ को कौन कौन सी चेष्टाएं बहुत भाती हैं। नीलकंठ की नृत्य भंगिका को अपने शब्द चित्र में प्रस्तुत कीजिए। मोर मोरनी के नाम किस आधार पर रखे गए। इसमें जो होता है कि अगर उच्च प्राथमिक स्तर पर है तो हम उसको क्या कहेंगे कि वो जो होता है, अगर हम बच्चे को कह रहे हैं कि उसके जो है अब हमें आकलन करना उच्च प्राथमिक स्तर पर है, तो हम उसमें ऐसी कौन सी चीज़ दे सकते हैं जिससे उसके भाषा का आकलन, उसके मतलब उसके सृजनात्मकता का आकलन, उसके औपचारिक अनौपचारिक भाषा का आकलन उसके, तो हम उसमें क्या देंगे उसको, नीलकंठ की नृत्य भंगिका को अपने शब्द चित्र में प्रस्तुत करें। तो इसमें क्या हो जाएगा कि जब हम बच्चे को कहेंगे कि नृत्य भंगिका को अपने शब्द चित्र में प्रस्तुत करो, तो अपने शब्द में लिखने के लिए उसमें सृजनात्मकता आएगी, उस सृजनात्मकता का विकास होगा उसमें। फिर वह उस चीज़ को क्या करते हैं कि अपने शब्दों में व्यक्त करने के लिए औपचारिक और अनौपचारिक दोनों भाषा का प्रयोग करेगा। उसमें क्या हो जाएगा, औपचारिक और अनौपचारिक दोनों भाषाओं का विकास होगा। तो इसमें सबसे अच्छा आकलन के लिए क्या होगा कि हम उसका आकलन कैसे करें, नीलकंठ की नृत्य को भंगिका को अपने शब्द चित्र में प्रस्तुत कीजिए। इसमें क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 21 क्वेश्चन, भाषा अर्जित करने के संदर्भ में क्या महत्वपूर्ण है। अगर भाषा अर्जित करने के संदर्भ में क्या महत्वपूर्ण है, इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन एरर लग रहा है, एक बार देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चन सही है, इसमें कह रहा है कि भाषा अर्जित करने के संदर्भ में क्या महत्वपूर्ण है। समृद्ध भाषा परिवेश, संचार माध्यमों का अधिक प्रयोग, विद्यालयी परीक्षा प्रक्रिया, भाषिक पठन सामग्री। तो इसमें क्या हो जाएगा कि भाषा अर्जित करने के संदर्भ में क्या सबसे महत्वपूर्ण है, तो इसमें क्या हो जाएगा, समृद्धि भाषाई प्रवेश जो सबसे महत्वपूर्ण हो जाएगा। भाषा अर्जन, जब हम उस प्रक्रिया में होते हैं जब भाषा अर्जन करते हैं जिसके द्वारा मानव भाषा को ग्रहण करने एवं समझने की क्षमता अर्जित करता है। मतलब हम एक अर्जित करते हैं, यहाँ पे हम सीख नहीं रहे, हम अर्जित करने, तो अर्जित कहाँ करते हैं, एक तरह से औपचारिक शिक्षा हो गई। तो इसमें क्या होगा, हम विद्यालय में जाते हैं, विद्यालय के माध्यम से हम परनिष्ठ भाषा को सीखते हैं, मतलब जो शुद्ध होता है उसको हम सीखने की कोशिश करते हैं। और जब भी हम भाषा को अर्जित करते हैं तो उसके संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण क्या हो जाएगा, समृद्ध भाषा परिवेश सबसे महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो भाषा अर्जन में जो प्रक्रिया होती है उसमें समृद्ध भाषा परिवेश का होना बहुत आवश्यक होता है। तो इसमें ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुभाषी कक्षा में बच्चों की भाषाओं को स्थान देने के लिए आवश्यक है कि शिक्षक बच्चों को अपनी भाषाओं में ही व्यवहार करने के लिए कहे। शिक्षक बच्चों को मातृभाषा प्रयोग को स्वीकार करे। शिक्षक बच्चों की भाषाओं में गीत कविता सुने। शिक्षक बच्चों की भाषाओं का ही प्रयोग करे। तो इसमें क्या हो जाएगा कि बच्चों की भाषाओं को स्थान देने के लिए आवश्यक क्या है, इसमें आवश्यक क्या है कि बहुभाषी कक्षा में बच्चों की भाषाओं को स्थान देने के लिए शिक्षक को बच्चे की मातृभाषा का प्रयोग को स्वीकार करना चाहिए। इसमें क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। इसमें क्या ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जहाँ मातृभाषा का स्वीकार करना लिखा हो ऑप्शन हमेशा सही हो जाएगा। तो आप लोग विशेष तौर पर याद रखिएगा, हिंदी के मैक्सिमम क्वेश्चन में एक क्वेश्चन जरूर आएगा, हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन केवल जरूर आएगा, मातृभाषा को स्वीकार करें। इसमें हम लोग पढ़ते हैं, 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली सबीना लिखने में बेहद कठिनाई का अनुभव करती है, संभव वह सीखने से ग्रसित है। तो लिखने, अब देखिए यहाँ पे क्या रहा है, सबीना लिखने में कठिनाई महसूस कर रही है। डिसकैलकुलिया क्या है, ये गणितीय विकार है, गणित विकार है। भाषागत डिसमाफिया नहीं, यहाँ पे क्या होगा, डिसग्राफिया होगा यार, डिसग्राफिया है, डिसमाफिया लिखा गया है, डिसग्राफिया होगा, डिसग्राफिया और डिसलेक्सिया आप लोग जानते हैं। डिसलेक्सिया क्या होता है, अभी ऊपर बताया गया है। डिसलेक्सिया जो होता है क्या होता है, पढ़ने का विकार होता है। डिसलेक्सिया में क्या होता है, पढ़ने में विकार होता है। तो डिसलेक्सिया में क्या होता है, पढ़ने में विकार, और डिसग्राफिया में क्या होता है, लिखने के विकार होता है। तो यहाँ पे किसका ऑप्शन सही हो जाएगा,
डिस्ग्राफिया, डिस्ग्राफिया अगर डिसलेक्सिया क्या होता है, पठन विकार होता है, पठन विकार होता है, पठन विकार होता है, डिस्कैलकुलिया गणितीय विकार होता है, और डिस्ग्राफिया में क्या होता है, लेखन विकार होता है, लिखने में कठिनाई होती है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। हिंदी भाषा में विविध रूपों से परिचित कराने में सर्वाधिक सहायक है। हिंदी भाषा के विविध रूप मतलब गद्य, पद्य और नाटक संस्करण, इस सबको परिचित कराने के लिए सबसे सर्वाधिक सहायक क्या हो सकता है। हिंदी भाषा का साहित्य व अनुमुद्रित सामग्री, किसी भाषा की पुस्तक व विज्ञापन, हिंदी भाषा की पत्रिका व पाठ्यपुस्तक, हिंदी भाषा के समाचार पत्र व विज्ञापन। तो इसमें क्या सही होगा, तो इसमें सबसे ज़्यादा सही क्या होगा, हिंदी भाषा का साहित्य और अन्य मुद्रित सामग्री। अनमुद्रित सामग्री में क्या आ जाएगा, जैसे पत्रिका आ गई, पत्रिका आ गया, और कविता कहानी के अलग अलग बुक्स आ गई, तो उसके माध्यम से जो होता है कि हम उसको परिचित करा सकते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, हिंदी भाषा का साहित्य व अन्य मुद्रित सामग्री के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। स्त्री को सौंदर्य का प्रतिमान बना दिया जाता है, जाना ही उसका बंधन बन जाता है। एक कोई कोटेशन है, उसके बारे में पूछ रहा है। इस विषय पर कक्षा में चर्चा कीजिए, मतलब चर्चा किया जा रहा है। भाषा की पाठ्य पुस्तक में इस प्रश्न को स्थान देने क्या उचित है। भाषा की पाठ्य पुस्तक में इस प्रश्न को देने क्या उचित है। स्त्री बंधन की चर्चा करना, सौंदर्य प्रावधानों का विरोध करना, यहाँ सौंदर्य है, सौंदर्य विचारों का प्रावधानों का विरोध करना, भाषा को स्त्री विमर्श से जोड़ना, सौंदर्य को प्रतिमान बनाना। इसमें स्त्री बंधन की चर्चा करना नहीं हो सकता है, सौंदर्य प्रावधानों का विरोध करना तो बिल्कुल गलत है। सौंदर्य प्रतिमान बनाना, स्त्री को सौंदर्य प्रतिमान बनाना, ये भी गलत है। यहाँ क्या हो रहा है, भाषा को स्त्री विमर्श से जोड़ा जा रहा है, जिससे डिबेट करवाई जा रही है, डिस्कशन हो रहा है। इसमें क्या होता है, भाषा जो स्त्री विमर्श से जोड़ा जा रहा है, भाषा को डेवलप किया जा रहा है, भाषा कौशल को विकास किया जा रहा है। इसमें क्या हो जाएगा, भाषा कौशल को स्त्री विमर्श से जोड़ा जा रहा है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। पाठ में ठिठियाकर हंसने लगी जैसे वाक्य आया है, ठिठियाकर हंसने लगी जैसा वाक्य आया है। ठिठियाना शब्द में आना प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, आना प्रत्यय आने वाले 4 सार्थक शब्द लिखिए। इस प्रश्न का स्वरूप को पोषित करता है, सूत्रण शैली व्याकरण, संदर्भ में व्याकरण, पाठ्य पुस्तकीय व्याकरण, प्रत्यय का समस्त ज्ञान। तो इसमें क्या होता है कि इसका वो कर रहा है, संदर्भ व्याकरण, इसमें क्या उपयोग हो रहा है, संदर्भ व्याकरण। अब इसमें क्या हो रहा है कि इस वाक्य के माध्यम से उनको संदर्भ व्याकरण के माध्यम से ही शिक्षा दी जा रही है। मतलब इसमें क्या हो रहा है, व्याकरण को अलग न पढ़ाकर पाठ के संदर्भ में ही पढ़ा दिया जा रहा है। मतलब पाठ में आया हुआ है, अब पाठ में ही उनको इस संदर्भ में ही बता दिया जा रहा है कि इसमें आना प्रत्यय है, तो आना से आप जो वर्ड जानते हैं उसको बना लीजिए। इसमें क्या हो रहा है कि जो है व्यवहारिक ज्ञान दिया जा रहा है, व्यवहारिक ज्ञान दिया जा रहा है, सैद्धांतिक ज्ञान नहीं दिया जा रहा कि प्रत्यय का रूल लिखाया जा रहा है, प्रत्यय का परिभाषा लिखाई गई, फिर प्रत्यय के उदाहरण दिए गए। ये क्या हो रहा है, भाषा के संदर्भ में आपको उदाहरण सहित बता दिया गया, उसमें आपको उस शब्द को व्यवहारिक ज्ञान के रूप में आपको उस शब्द को, प्रत्यय को याद दिला दिया जा रहा है। तो इसमें क्या हो गया, संदर्भ में व्याकरण का प्रयोग हो रहा है। क्या हो रहा है, संदर्भ में व्याकरण का प्रयोग हो रहा है। ए बी ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आज 26 क्वेश्चन थे, तो होप आप लोग को इस प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा होगा। टेलीग्राम लिंक जरूर, टेलीग्राम चैनल जरूर फॉलो कर लीजिए, जिस पे आपको ये जो है इसका PDF आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आप लोग PDF के लिए टेलीग्राम लिंक जरूर ज्वाइन करिए, और उस पर प्रैक्टिस सेशन चलते रहते हैं, टाइम उस पर इस क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेशन चलते रहते हैं, जिस पे आप क्लिक करके उस क्वेश्चन को सॉल्व देख सकते हैं कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो टेलीग्राम ग्रुप जो है जरूर ज्वाइन कर लीजिए, इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो और YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लर्न विथ वीके, इसको जरूर सब्सक्राइब करिए, और इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाइए, जिससे और लोगों की हेल्प हो सके। तो चैनल को लर्न विथ वीके जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लर्न विथ वीके। होप कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप लोग प्रैक्टिस करिए, जम के प्रैक्टिस करिए, अच्छा नंबर आएगा। तो हिंदी में तो 30 में 30 आना चाहिए, क्योंकि 15 नंबर होते हैं गद्यांश के, गद्य और पद्य होता है, और 15 नंबर क्या होता है, जो होता है शिक्षण होता है। तो शिक्षण के क्वेश्चन तो हम यहाँ करा ही रहे हैं, शिक्षण के जितने प्रैक्टिस सेट हैं प्रीवियस ईयर के, वो सब यहाँ पे चल रहा है। तो आपको 2019 से लेकर 2011 तक के सारे जितने भी हिंदी के क्वेश्चंस हैं वो आपको सारे कराए जाएंगे यहाँ पे। तो आप लोग यहाँ पे जुड़े रहिए और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।